ऊर्जा चक्रों के शुद्धिकरण की बात थी। योग दर्शन में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, विशुद्धि नहीं विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। फिर ऊपर से देखें तो जैसे रेकी जापानीज एक विद्या है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने पिछली शताब्दी के प्रारंभ में 21 दिन उपवास किए थे और उसके बाद फिर कुछ उनमें परिवर्तन आ गया था। कुछ अजीब सी शक्ति और कुछ ऊर्जा जैसी आ गई थी। तो फिर उनके जो शिष्य प्रशिष्य हैं, यद्यपि उन्होंने एकदम सीधे सीधे चक्रों की बात नहीं की थी, लेकिन उनके जो शिष्य प्रशिष्य हैं, उनकी जो धाराएं पश्चिमी देशों में चली गई, वहाँ हवायो टकाटा एक रेकी मास्टर रही हैं। फिर फिलिस फ्यूरोमोटो, उनकी लाइनेज में, उनके परिवार में एक रेकी मास्टर रही है। तो उनके यहाँ पर लगभग एक निश्चित क्रम चलता है और उसमें वो ये सेंटर्स की बात करते हैं। और या फिर ये भी संभावना है कि उनके यहाँ जो भी अट्यूनमेंट्स होते हैं, जापान में डॉक्टर उसुई ने अट्यूनमेंट्स नहीं दिए। अट्यूनमेंट को हिंदी में सुसंगतता कहते हैं, यानी सब ऊर्जाओं को सुसंगत व्यवस्थित कर लेते हैं और फिर वहाँ से उसका प्रवाह काम करता है। तो वहाँ पर उन्होंने एम्पावरमेंट कहा। एम्पावरमेंट को हिंदुस्तान में, भारत में शक्तिपात कहते हैं। पावर, शक्ति, एम्पावरमेंट, शक्तिपात। और शक्तिपात की प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। उसको डॉक्टर उसुई के यहाँ पर ट्रेडिशनल जापानीज रेकी में और रेकी र्योहो गक्काय, जो उनकी पाठशाला थी, रेकी की विद्यालय था, वहाँ पर उसको रेजू बोलते थे वो, रेजू। और भारत में जिसको दीक्षा कहते हैं उसको अंग्रेजी में इनिशिएशन कहते हैं। तो 3 शब्द हो गए, एक तो अट्यूनमेंट, एक एम्पावरमेंट और एक इनिशिएशन। थोड़ा बहुत अंतर है तीनों में, लेकिन किसी दृष्टि से देखा जाए तो एनर्जी फ्लो तीनों में प्रारंभ हो जाता है, तो वो एक जैसे भी हैं। अट्यूनमेंट सुसंगतता, एम्पावरमेंट शक्तिपात और इनिशिएशन दीक्षा। तो इसमें अहमदाबाद के एक रेकी मास्टर है, उनका कहना है कि पूर्णिमा के दिन रेकी दीक्षा लेने से काफ़ी अच्छा रहता है और बड़ी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, अच्छे मन के साथ और शुद्धिकरण के साथ लेने से और अच्छा रहता है। कुछ रेकी की बात हमने इसलिए बीच में कर दी क्योंकि चक्रों की बात चल रही थी, तो फिर उससे उसका क्या संबंध है वो हम जोड़ने के लिए बात करने लगे। विदर्भ के अमरावती नगर से संबंध रखने वाले एक प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सुनील लावडे हैं। वो पहले ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, आभा का शुद्धिकरण करते हैं और फिर दीक्षा देते हैं। और आभा के शुद्धिकरण में उनको काफ़ी समय लग जाता है, 30-35 मिनट लग जाता है, और फिर दीक्षा देते हैं 15-20 मिनट और लग जाता है। और उसके बाद फिर वो तैयार हो जाता है विद्यार्थी, और उसके बाद फिर वो अपना जो भी अभ्यास है वो करने में सक्षम हो जाता है। तो उसमें वो लोग जो कहते हैं
क्राउन, ब्रो, थ्रोट, हार्ट, सोलर, हारा, रूट, ऐसे वो लोग चक्रों के नाम लेते हैं। क्राउन, क्राउन का अर्थ होता है मुकुट अंग्रेजी भाषा में। तो ये मुकुट चक्र है जो सिर के बिल्कुल ऊपर में यहाँ पर, और वो सारे चक्र एक मुट्ठी के बराबर, जैसे अपना हार्ट एक मुट्ठी के बराबर है वैसे ये भी है। तो ये आधा अंदर आधा बाहर है सिर के। एनर्जी है इसलिए आँखों से नहीं दिखता, कुछ बच्चों को दिखता भी है, कुछ बच्चों को आभाएं दिखती हैं, और कुछ कैमराज और कुछ यंत्रों में वो एनर्जी की रीडिंग्स भी आती है। जैसे एक एनर्जी रीडर नाम का एक यंत्र होता है, तो उसमें अपने शरीर का कोई भी हिस्सा छोटा सा, जैसे ऐसे आपने त्वचा को ज़ोर से रगड़ दिया और फिर उस यंत्र में ऐसे थोड़ी सी अपने अंगूठे से वो कोशिकाएं लगा दी, तो उसके बाद वो यंत्र जो है वो आपकी रीडिंग लेगा। आप ऐसे मुड़ेंगे तो फिर वो यंत्र ऐसे मुड़ेगा आपकी तरफ, उधर जाएगा तो उधर चले जाएगा वो, और फिर आप उधर पीछे खिसकेंगे तो फिर वो यंत्र ऐसे 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 आपको फोकस करेगा। तो उससे वो नापते हैं एनर्जीज़ को, और ऑरा की लंबाई वगैरह को नापते हैं। और इसमें दो प्रकार की स्थिति बनती है एनर्जी में। एनर्जी कंजेशन होता है या फिर एनर्जी डिप्लीशन होता है। मतलब ये हो गया सरल हिंदी में कि ये जो ऊर्जा होती है ये या तो फिर अनावश्यक रूप से एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो परेशान करती है, और या फिर ये ऊर्जा कम हो जाती है तो वहाँ पर गड्ढे जैसे हो जाते हैं। जो हिस्से ऊर्जा से भरे होने थे वो अब खाली हो गए, और खाली होने के कारण वहाँ गड्ढे गड्ढे हो गए, तो उससे भी परेशानी होती है। तो फिर उसके लिए फिर एक प्रक्रिया होती है, उसको विद्यार्थी को सिखाया जाता है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग का मतलब अपनी हथेलियों में कुछ ऐसी संवेदनशील कोशिकाएं हैं स्पर्शन इंद्रिय में कि अपन उससे कुछ दूरी से भी कुछ स्पर्श महसूस कर सकते हैं। कल्पना की बात नहीं है, क्योंकि अनजान व्यक्ति को भी महसूस कराओगे तो फिर वही महसूस होगा जो हकीकत में है। कल्पना में क्या होता है कि सबको अलग अलग कल्पनाएं होती है, पर यहाँ एक जैसी स्थिति बनती है। तो स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने में क्या होता है कि सबसे पहले क्राउन को स्कैन किया, तो स्कैन करने से वो या तो फिर हाथ को धकेलता है, उसकी ऊर्जा का जो फोर्स है वो या तो हाथ को धकेलेगा या फिर ऐसे खींचेगा अपनी तरफ। तो ऐसे स्कैन कर रहे हैं आप, तो या तो हाथ आपके ऐसे खींचेंगे या फिर ऐसे फेंकेंगे, दोनों स्थितियाँ बनती है। फिर यहाँ ब्रो पे आ गए। ब्रो कहाँ पर है? तो ये दोनों ब्रिकोटियाँ जहाँ पर मिलती हैं उससे जस्ट 1.5 सेंटीमीटर ऊपर ये है जहाँ पर तिलक और बिंदियाँ लगाई जाती है। माताएं बहनें बिंदी लगाती, भाई लोग तिलक लगाते हैं। तो ये जगह है, और इसके अंदर बिल्कुल ये पीछे वाला ऑक्सीपुट बोलते हैं जिसको, इसके और इसके बिल्कुल मध्य में जहाँ पर सहस्रार चक्र था ऐसे मुट्ठी के बराबर, कुछ बाहर कुछ अंदर, वहीं से इस लेवल पर इतना ही बड़ा आज्ञा चक्र है, और उसको स्कैन करते हैं तो या तो हाथ फेंकेंगे या हाथ खींचेंगे। और वैसे देखा जाए तो 22 प्रकार की संवेदनाएं हो सकती है हाथ में। विंसेंट पी एमेडोर ने एंजल रेकी में ये बात लिखी है कि कभी कभी ऐसे कांटे चुभने जैसे लगते हैं। किसी को आप स्कैन करो, देखो किसी को, कोई किसी से लड़ झगड़ करके आ रहा हो और आप उसके चक्रों के सामने अपने हाथ ले जाओ, तो फिर आपके हाथों में ऐसे कुछ अलग प्रकार की संवेदनाएं आएंगी। कभी टिंगलिंग आएगी, यानी सिर्फ झंझनाहट आएगी मीठी सी, और कभी ऐसे झटके से लगेंगे आपको। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी चार्जिंग वाले मोबाइल को आप छुओ तो कैसा लगता है, उसमें छूने में कुछ लगता है ना, झंझनाहट सी आती है। बस वैसी फीलिंग भी आ सकती है। कभी ठंडक महसूस हो सकती है, एकदम आप ऐसे करोगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। जैसे मान लो किसी ने कोई गलत चीज़ खा ली और बहुत जल्दी उसका इलाज करना ज़रूरी है, उसको बाहर निकालना है, उसको आप स्कैन करोगे तो एकदम हाथ ठंडे हो जाएंगे आपके। और किसी को गर्माहट की ज़रूरत होगी तो फिर आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। तो ये अपने आप कुदरती है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई असाधारण चमत्कारी बाबा बैठ कर के कुछ करने लग जाए, ऐसा नहीं। सबके पास ये क्षमता है, किसी की आत्मा किसी से कम नहीं है।
जो बड़े और छोटे का भेद करते हैं उनको अभी कुछ और सीखना आवश्यक है। किसी को छोटा समझना अपनी आत्मा का अपमान है, क्योंकि जो आपकी आत्मा है वही आत्मा उसमें भी है, और आपने अगर उसकी आत्मा का अपमान किया तो आप अपनी आत्मा का सम्मान कहाँ कर रहे हैं। तो ये स्कैनिंग की बात है। क्राउन ब्रो, ये लोग ब्रो बोलते हैं, ब्रो यानी ये जो आईब्रोज होते हैं ना, ब्रकुटियाँ बोलते, भौहें, ब्रो चक्र मतलब यहाँ से अंदर होता है। फिर ये थ्रोट चक्र, तो बहुत सीधे साधे नाम रख दिया अंग्रेजी के, थ्रोट गला, हार्ट चक्र, फिर ये सोलर चक्र बोलते हैं, नेवल चक्र, फिर उसके नीचे जो है सैक्रल चक्र बोलते हैं अंग्रेजी में, और वहाँ जापानीज लोग उसको हारा बोलते हैं, और उसके नीचे रूट चक्र। तो इसमें नाम याद करने का कोई झंझट ही नहीं है, वो जगह ही ऐसे क्राउन चक्र, ब्रो चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर चक्र, फिर सैक्रल चक्र और रूट चक्र। सैक्रेड नहीं, सैक्रल, ये सैक्रम नाम की एक हड्डी होती है मनुष्य की रीढ़ में नीचे की तरफ, तो उसके आधार पर उसने सैक्रल चक्र नाम रख दिया। पर भारतीय नामकरण में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। रेखी दीक्षा में क्या होता है कि ये ऊपर के पहले 4 चक्र खोलते हैं, फिर बाद में 2 चक्र और खोल देते हैं। यानी देखिए, ऊपर के 4 चक्र खुलेंगे तो कौन से खुलेंगे? क्राउन, ब्रो, थ्रोट, हार्ट, और फिर ये माइनर चक्र होकर ये हार्ट तक के खुल गया, और यहाँ से एनर्जी फ्लो होकर के इन हाथों से होकर के ये पाम चक्र होते हैं। पाम चक्र का मतलब हथेलियों के बीच के चक्र। तो इनसे गुजर करके वो ऊर्जा दूसरों को लाभान्वित कर सकती है। पेड़ पौधों को आप अगर रेखी देते हैं तो फिर उनमें अच्छा विकास हो जाता है। पत्ते जो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं उनको रेखी देंगे, वो स्वस्थ हो जाते हैं। और किसी को शरीर में चोट लगी है कहीं पर, तो अगर घाव खुला हुआ है तो छुए बिना आप देंगे तो उसको आराम मिलता है। छू करके ऐसे घाव में दे दें जहाँ पर घाव खुला ना हो, तो उसको दर्द में आराम होता है। तो इस चीज़ का पहले हमें कोई एहसास नहीं था और लगता था कि ये सब लोग बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। पर फिर बाद में प्रयोग करने के बाद जब बात जमी, और वो भी कल्पना करके नहीं बल्कि हकीकत में उसके असर जब देखे, तब लगा कि ये सारी चीज़ें जो है साइंस है। ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है कि आप श्रद्धा करो तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कई बार ये वाक्य सुनने मिलता है ना, श्रद्धा रखो सब कुछ हो जाएगा, और श्रद्धा नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा, जाओ। ये भाषा नहीं है। यहाँ पर तो एकदम ये सारा जगत सबके लिए खुला हुआ है। जो जितना इसमें से खजाने ले ले, सबके लिए सब कुछ है। रोका किसने है? खुद अपन ने। शेरल रिचर्डसन ने बोला ना कि देयर इज ओनली वन ऑब्स्टेकल बिटवीन अस एंड आवर अबंडेंस, एंड दैट इज अस। अपनी और अपनी संपन्नता के बीच सिर्फ एक फासला है और एक अड़चन है। वो अड़चन हम खुद है। तो अपन अगर क्लियर हो जाते तो सबके लिए सब कुछ है इस दुनिया में। कोई बेईमानी की ज़रूरत नहीं है। बेईमानी वो लोग करते हैं जिनको अपनी शक्तियों पर अविश्वास होता है। अगर आप अपनी शक्तियों को पहचान लें तो फिर सब कुछ अपने पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस जो अड़चनें आ रही हैं उनको थोड़ा सा साफ करना होगा। ऐसी कई प्रक्रियाएं उन्होंने खोज निकाली है, कई ऐसे प्रैक्टिकल मेथड्स उन्होंने ढूंढी है कि जिससे वो चीज़ होती है। और जिसके बहुत भारी कर्म है उनके लिए कुछ और साधना करनी होगी, कुछ और अभ्यास करना होगा, कुछ और तकनीक होंगी। पर ऐसा नहीं है कि रास्ता बंद हो। सारे द्वार किसी के लिए बंद नहीं होते। जब भी सारे द्वार बंद लगे तब भी कोई ना कोई द्वार खुला मिल ही जाता है। तो ये 7 चक्रों की बात थी। तो अपन चर्चा ये कर रहे थे कि कुछ ध्यान और साधना के माध्यम से इन चक्रों का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण से जीवन की कई अड़चनें साफ हो जाती हैं। जैसे अपन ने मूलाधार, रूट चक्र, इसको क्लेंज करने की कोशिश की, तो फिर सबसे पहले तो आप अपने अंदर एक प्रकाश फैला लो। कैसे फैलाओगे? शांत बैठ करके, रीढ़ को सीधी करके, कमर पीठ गर्दन सीधी हो गई। इसके बाद कंधों में जो खिंचाव है उसको ढीला छोड़ के, ललाट की रेखाओं पर मन ही मन
एक काल्पनिक इस्त्री फेरते हुए, जैसे कपड़े एकदम इस्त्री फेरने के बाद क्रीज नहीं रहती ना, उसमें एकदम लेवल हो जाते हैं, वैसे ही ललाट को क्रीजलेस बना लेंगे। फिर आँखों को रिलैक्स कर दीजिए, क्योंकि आँखों में सबसे ज़्यादा चंचलता होती है। साइंस के अनुसार कुछ समय में एक आँख के अंदर सबसे अधिक स्पंदन होते हैं। शरीर के किसी हिस्से में इतनी हलचल ही नहीं होती जितनी आँखों में होती है। आँख बंद करके आप ऊपर एक उंगली लगा कर देख लो, अब भी चेक हो जाएगा। आप कितनी भी स्थिर रख लो आँख, लेकिन उंगली लगाने के बाद आपको उंगली में कुछ हलचली महसूस होगी। यानी आँख बहुत चंचल होती है। तो आँखों को ढीला छोड़ देना है। कुछ नहीं, एकदम इतना निश्चिंत होकर के ये काम करना है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है अभी चिंता नहीं करो, थोड़ी देर के लिए, बाद में मिल लेना जितने अच्छे से मिलना हो। शांत हो गए। फिर एक तरीका ये भी है कि आप नीचे के शरीर के साथ ऊपर के शरीर को अगर ढीला करेंगे तो आपको और आनंद आएगा। देखिए कैसे करते हैं शिथिलीकरण। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, अभी एक प्रक्रिया हम बता देते हैं आपको। आप सबसे पहले अपने पैरों के तलवों को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी हथेलियों को, दोनों को साथ में। इसके बाद कलाइयों को और एड़ियों के ऊपर वाले जो जॉइंट्स हैं, जिनको टखने कहते हैं, अंग्रेजी में एंकल्स बोलते हैं, उनको ढीला छोड़ दीजिए। तलवे ढीले हो गए। जैसे बैठे वैसे ही रहो, हिलने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेंटली करना काम, शरीर से थोड़ी करवा रहे हैं। शरीर से करने लगोगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अभी जहाँ बैठे हो वहाँ से उठ के भी कहीं जाना पड़ सकता है। ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद घुटनों को और कोहनियों को एक साथ, कंधों को और हिप जॉइंट्स को, पैरों के ऊपर वाले जोड़ों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। छाती को और पेट को ढीला छोड़ दीजिए, खास नाभि को। फिर पीठ को ऊपर से और नीचे से बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रीढ़ सीधी रखना, लेकिन कोई खिंचाव हो तो उसको ढीला छोड़ दिया। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, पहले ही छोड़ चुके हो। गर्दन को दोबारा इसलिए बोलना पड़ता है कि फिर तन जाते हैं अनकॉन्शियसली, अनजाने में। अब गर्दन को, गले को, गालों को, होठों को, आँखों को, ललाट को। बिल्कुल शांत है शरीर, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। इसके बाद अपने शरीर के बीचों बीच अंदर, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, नाभि के कुछ अंदर की तरफ, एक सफ़ेद बिंदु को देखिए। अब उसमें से सफ़ेद प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश तेज होता चला जा रहा है। बढ़ते बढ़ते अब वो प्रकाश सर्वांग में फैल चुका है। अब मैं अंदर से पूर्णतः प्रकाशित हूं। और अब नीचे मूलाधार में जाकर के देखते हैं, एक मुट्ठी के बराबर, बिल्कुल जो अपन बैठे हुए हैं उसमें जो मूल स्थान है, एक मुट्ठी के बराबर लाल रंग में मूलाधार एक ऊर्जा केंद्र है। चक्र इसलिए कहा क्योंकि चक्के के समान ये निरंतर घूमता है,
ऐसा मानने वालों का मानना है। कभी कभी घूमने की गति में अंतर पड़ता है, कभी ज़्यादा तेज घूमता है, कभी धीमा हो जाता है, कभी उल्टा भी घूमने लगता है, कभी रुक जाता है। और ये जो चक्र है मूलाधार, इसका संबंध शारीरिक सुरक्षा और धन से है। मनी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। अब देखिए उस लाल रंग में कुछ मटमैलापन है जो कहीं से आ गया होगा, या मेरी गलतियों से या किसी की संगति से, कहीं से भी। तो जो शारीरिक सुरक्षा वाली भावना है और जो धन संपदा की भावना है, उसको अपन उस सफ़ेद प्रकाश में डाल देते हैं। मूलाधार में जो कुछ भी है उसको निकाल के सफ़ेद प्रकाश में डाल देते हैं और उससे कहते हैं कि हे श्वेत रोशनी, तुम इसको शुद्ध कर दो। और थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। अब उस लाल चक्र को वापस देखते हैं। अब कहीं भी कोई मटमैलापन नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हो चुका है वो। और उसके शुद्ध होने के बाद एक हल्कापन आ गया शरीर में। मन का भारीपन भी कुछ कम हुआ है। और इस विषय में हमने एक बार कहा था कि 9 तारीख हो, मंगलवार हो, लाल वस्त्र पहने हो और 9 बजे हो तो फिर इसका कुछ अलग प्रभाव होता है। अभी हम जैनिज़्म नॉन जैनिज़्म को लेकर के नहीं बोल रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं जो आज प्रसिद्ध है। कभी फिर इसका और विस्तार होगा। ये मूलाधार चक्र का शुद्धिकरण था। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।